हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट है एसएसटी की वर्कशीट नंबर 29 और इस वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ को जानेंगे। और जैसा कि हम लोग भूगोल में पीछे के वर्कशीटों में ऋतु पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर 2 है मानसून का आगमन, ठीक ना। तो क्लास 9 के इस वर्कशीट को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वर्कशीट में हम लोग को मानसून के बारे में समझना है। पीछे में हम लोगों ने देखा था कि एल नीनो वगैरह जो था और उच्च दाब का क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा के बारे में जाना था। और इस वर्कशीट में हम लोग मानसून के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि जून के प्रारंभ में, जून महीना जब प्रारंभ होता है तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में, ये जो भारत का जो ये वाली जो पट्टी है ये उत्तरी मैदान कहलाती है, ठीक ना, भारत के उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदानों में निम्न दाब गर्त की स्थिति बन जाती है। यहाँ गर्मी की वजह से क्या होता है कि हवा का निम्न दाब हो जाता है, सारा हवा उड़ के ऊपर चला जाता है, ठीक ना। जब गर्मी होती है तो हवाएं उड़ के ऊपर चली जाती है, जिससे कि यहाँ धरती के निकट की जो हवा है वो पतली हो जाती है, निम्न दाब बन जाता है, इसका दाब कम हो जाता है। तो जब दाब कम होगा तो समुद्र में जो उच्च दाब बना रहता है यहाँ पर, तो यहाँ के दाब का स्थान लेने के लिए, यहाँ के हवाओं का स्थान लेने के लिए यहाँ की हवाएं तेजी से इन निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं, ठीक। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो निम्न दाब की स्थिति बन जाती है इस मैदानी भाग में, और वहीं दक्षिणी समुद्र के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब क्षेत्र रहता है। आप जानते हैं कि हवा जब ठंडी रहती है तो भारी होती है, वो नीचे रहती है। तो यहाँ समुद्र में कम तापमान के कारण उच्च दाब रहता है, हवा नीचे बैठी रहती है, ठीक, और यहाँ की हवा उड़ जाती है, ऊपर उड़ जाती है, ठीक ना। तो फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिण पश्चिम पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। ये जो दक्षिण, ये नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, और इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम भाग है ना, इधर की हवाएं ऐसे जाना शुरू कर देती हैं, ठीक, इस निम्न स्थान की पूर्ति के लिए, इसको भरने के लिए। और प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं। मतलब इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में ये जो हवा जो आती है, ये हवा भारी वर्षा करती है, और फिर यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक ऐसे बढ़ जाती है और एक ऐसे बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। देखिए, एक जो है, एक यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे बढ़ जाती है ऐसे, और एक यहाँ से ऐसे बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, ठीक ना, दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं, फिर दो भागों में बढ़ जाती हैं, और अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो एक शाखा अरब सागर में आ जाती है और दूसरी शाखा ऐसे बंगाल की खाड़ी में। ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है और ये वाला अरब सागर है, आप जानते हैं। तो धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को आच्छादित कर लेती है, मतलब पूरे भारत पर ये हवाएं पूरे भारत पर फैल जाती हैं, ठीक ना। और मानचित्र में तिथि के अनुसार देश में मानसून के आगमन को समझिए, ठीक। तो इसको हम दिखाते हैं, पर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें तिथि के अनुसार क्या देखना है, इस चीज़ को समझिए। यहाँ आपके वर्कशीट में काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो वर्षा का है, ये 1 जून से 4 जून के बीच यहाँ वर्षा आती है। इस भाग में 1 जून से 4 जून के बाद यहाँ 10 जून को आती है, जो ऐसे जाती है। कलकत्ता में भी 10 जून को बारिश पहुँचती है, और इधर भी 4-5 जून या 10 जून को ही बारिश पहुँचती है। और यह जो दिल्ली वाला क्षेत्र, दिल्ली होते हुए ऐसे जो आती है, ये 14 से 15 जून को, 20 जून को ये वर्षा पहुँचती है। उसी क्रम में ये भी 14, 15, 17, 20 जून तक ये सब वर्षा पहुँचती थी। इसके डेटेड यही हैं, ठीक ना, इसमें साफ नहीं लिखा हुआ है। अब चलिए, हाँ, तो धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को ढक लेती है। अब नीचे के भाग को देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों और द्वीपीय समूहों में होती है। मेघालय स्थित मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मानचित्र 2 से भारत में वर्षा के वार्षिक वितरण को समझिए, ठीक। देखिए, ये जो मानचित्र है, ठीक ना, ये मेघालय का क्षेत्र है, ये मासिन राम का क्षेत्र है, और यहाँ पर भारी वर्षा होती है, ठीक। और ये जो क्षेत्र है लक्षद्वीप समूह है, यहाँ भी भारी वर्षा होती है। और फिर इधर जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा, मतलब यहाँ भारी वर्षा होती है, यहाँ भारी वर्षा होती है, और ये मेघालय का जो क्षेत्र है मासिन राम, यहाँ सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। समझ गए इस चीज़ को। अब देखिए, वर्षा में विराम का मतलब कि कुछ समय ऐसा आता है जबकि
कहीं कहीं वर्षा नहीं होती है। तो मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, मतलब कुछ समय वर्षा कम होती है या नहीं होती है, जो मानसूनी गर्त निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं, और ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित हो जाते हैं। होता क्या है, यहाँ देखिए, ये जो चीज़ है, ये वाला थोड़ा कलर बदल लीजिए, ठीक ना, ये वाला जो चीज़ है यही मानसूनी गर्त है। यहाँ का जो निम्न दाब क्षेत्र है हिमालय के इस क्षेत्र में बदल के चला गया है। तो अब जो भारी वर्षा इस क्षेत्र पर होती वो इस क्षेत्र पर नहीं होकर के इन क्षेत्रों पर, हिमालय के इन क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने लगती है। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आती है, ठीक ना। जब हिमालय में वर्षा होती है तो ये वर्षा का पानी नदियों के माध्यम से उत्तरी भारत में भयंकर बाढ़ लाती है, ठीक। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ देखिए, ये निम्न दाब, यहाँ सबसे कम निम्न दाब बन गया, राजस्थान के क्षेत्र में निम्न दाब बन गया, निम्न दाब यहाँ का खिसक के इधर आ गया। तो इधर तो कुछ वर्षा हो भी जाती है, इस साइड में कुछ वर्षा हो जाती है, लेकिन ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल वर्षा विहीन क्षेत्र हो जाता है, और यही कारण इधर सूखा पड़ जाता है। तो इधर का ये वाला पूरा भाग बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। इसी को मानसूनी गर्त कहते हैं, ठीक ना। इधर वर्षा ज़्यादा होता है और इधर वर्षा कम होती है, ठीक। अब देखिए, अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। तो निम्न दाब का जो अक्ष है, तो निम्न दाब का अक्ष चला गया इधर, तो इधर चला गया तो इधर वर्षा होने लगा, और इस साइड में निम्न दाब का अक्ष खसक गया, इधर से दूर हट गया, तो इधर वर्षा कम हो गया, इधर सूखा हो गया और इधर बाढ़ आ गया। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो उष्णकटिबंधीय दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। उष्णकटिबंध आप लोग जानते हैं क्या होता है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, ये जो कर्क रेखा है, यहाँ से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो और विषुवत रेखा भारत के नीचे से गुजरती है। तो ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध में पड़ता है, ठीक ना, मतलब गर्मी वाला कटिबंध में पड़ता है। तो इस क्षेत्र में निम्न दाब ज़्यादा रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा कुछ ज़्यादा होती है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये उपोष्ण क्षेत्र में या समशीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। इधर जो है सो थोड़ा निम्न दाब कम या ज़्यादा, और हिमालय की स्थिति के कारण इस क्षेत्र में दाब ज़्यादा पड़ता है, और ये वाला क्षेत्र खाली होने की वजह से कम हो जाता है। तो वर्षा की तीव्रता और अनुपस्थिति ये काफ़ी मायने रखता है कि इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है तो कुछ ज़्यादा वर्षा हो जाती है, और ये वाला क्षेत्र निम्न दाब की कमी हो जाती है, यहाँ पर ये खिसक के इधर चला आता है तो यहाँ पर वर्षा कम हो जाती है, और इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हो जाती है। तो यही वजह है कि यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इस भाग में देखिए बाढ़ आ जाता है, ये कुछ बिहार के भाग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के भाग हैं, कुछ ये उड़ीसा के भाग हैं, मध्य प्रदेश के कुछ भाग इसमें आते हैं। तो इन सभी भागों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है और भयंकर बाढ़ आती है, और इधर हिमालय में जो भारी वर्षा होती है उससे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आती है। मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है तथा इसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होता है। मानसून कभी कभी 2-4-10 दिन की देर से भी आता है, ये परफेक्ट टाइम पर नहीं आता है, कभी कभी इसका टाइम बदल जाता है, ठीक ना। तो ये अनिश्चित होता है, किसी साल मानसून अच्छा आता है, किसी साल मानसून खराब आता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि कैसे भारत में निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होने से मानसूनी हवाएं भारत की ओर चलती हैं और भारत में भारी वर्षा करती हैं, और इसी के वर्षा का फलस्वरूप भारत में कृषि भी होती है, ठीक। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हाँ, तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पहला प्रश्न का उत्तर है कि भारत में जून के महीने में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, इसीलिए समुद्र के उच्च दाब क्षेत्र की हवाएं स्थल के निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर है उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता। ये हमने आपको बताया है, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है।
नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं, क्यों होती है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना है जिसे वर्षा कुछ समय तक नहीं होती, जो मानसूनी निम्न दाब के खिसकने के कारण होती है। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। ठीक। और चौथा प्रश्न है कि मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है कि दो सबसे अधिक और दो सबसे कम वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो इसमें दो सबसे अधिक वर्षा वाले राज्य हैं मेघालय और असम। ठीक ना, दो सबसे अधिक वर्षा वाले राज्य हैं मेघालय और असम, और दो सबसे कम वर्षा वाले के नाम छूट गया, मैं उनको लिख देता हूँ। ये होंगे सबसे कम वर्षा वाले होंगे, देखिए सबसे, ये हो गए अधिक, अधिक वाले ये हो गए, और कम वाले, कम वर्षा वाले ये हो जाएंगे। पहला आप राजस्थान लिख लीजिएगा, राजस्थान, और दूसरा हो जाएगा पंजाब। ठीक, इन दोनों राज्यों में वर्षा कम होती है। ठीक ना, राजस्थान और पंजाब, इसमें कम वर्षा होती है। तो दो अधिक वाले हो गए मेघालय और असम, और दो कम वाले राजस्थान और पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि। तो दिल्ली में 15 जून, मुंबई में 11 जून, कोलकाता में 11 जून और चेन्नई में 4 जून। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए और वर्कशीट नंबर 29 भी समाप्त हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।